Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of a second poem of standard 10th that is Fire and Ice written by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में प्रीवियस पोएम में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर चुके हैं. सेम आई एम रिपीटिंग हियर. अमेरिकन पोएट हैं, बहुत विविड डिस्क्रिप्शन देते हैं, कॉलोक्वियल लैंग्वेज पे होल्ड बहुत अच्छा है एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो रीडर्स हैं इनसे कनेक्ट बहुत अच्छी तरह होते हैं. ठीक है, अभी ये जो पोएम है ये फायर एंड आइस इसके बारे में हम सबसे पहले थीम के बारे में बात करेंगे इसकी. तो थीम क्या है इसका? ह्यूमन इमोशंस एज अ फोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन. तो ह्यूमन इमोशंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि फोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं. कैसे? वी विल सी इन द पोएम. सी इसके जो मॉरल हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन नेचर. तो हमारा जो ह्यूमन नेचर जो है उसे रिफ्लेक्ट किया है इस पोएम में. सजेस्ट किया है हाउ टू बैलेंस बिटवीन पैशन एंड एपथी. तो पैशनेट होना ज़रूरी है टू अचीव सक्सेस, टू अचीव गोल्स, बट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन एपथी एंड पैशन. मतलब सिंपैथी होनी बहुत ज़रूरी है, ह्यूमैनिटी होनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अलॉन्ग विद पैशन. एपोकैलिप्स को मेटाफर की तरह यूज़ किया है. एपोकैलिप्स क्या होता है? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ, ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, नाउ इसका जो टोन है वो काम है, कंटेम्पलेटिव है, आयरनिक है. कंटेम्पलेटिव मीन्स विद अ लॉन्ग थॉट. ठीक है, वो है, इसमें थोड़ी सी आयरनी भी यूज़ की हुई है. चलो एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं. पहले मैं जो इसका लिटरल मीनिंग है वो समझाऊंगी, देन वी विल रीड बिटवीन द लाइन्स. ठीक है, ये देखो, फायर एंड आइस. फायर एंड आइस सब लोगों को पता है और बहुत लोग ऐसा नोशन रखते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये इधर फायर में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, या फिर आइस में डिस्ट्रक्ट हो जाएगा. पहले तो इस बात से कन्विंस होना ज़रूरी है कि दिस अर्थ विल डिस्ट्रॉय वन डे, वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉय वन डे. येस, द थिंग्स दैट आर क्रिएटेड आर टू बी डिस्ट्रॉयड. तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन डिस्ट्रॉय होगी. अब वजह क्या रहेगी ये सोचने की बात है. तो कुछ लोग बोलते हैं कि फायर में ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी और कुछ बोलते हैं आइस में. लेट्स सी. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. बोल रहा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो दुनिया है ना ये फायर में एंड हो जाएगी, कुछ बोलते हैं आइस में एंड हो जाएगी. और कह रहे हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना डिज़ायर का, यहाँ लिटरल मीनिंग टेस्टेड नहीं है, यहाँ है उसका जो एक्सपीरियंस रहा है कि डिज़ायर की वजह से जो इम्पैक्ट आता है. तो वो कह रहा है कि ये जो डिज़ायर की वजह से इम्पैक्ट आता है तो मैं उसके हिसाब से उन लोगों का साथ दूंगा जो लोग बोलते हैं, या उन लोगों को सपोर्ट करूंगा जो लोग बोलते हैं कि ये जो दुनिया है वो फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी. अब यहाँ तुम लोग लिटरली मीनिंग जो ले सकते हो वो ले सकते हो कि यस फायर से मतलब इनका मतलब टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा. ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तुम लोगों ने सुना ही है. तो सन इतना हॉट हो जाएगा कि बर्स्ट हो जाएगा एक दिन और उसके साथ साथ वर्ल्ड भी एंड हो जाएगा. तो ये सपोर्ट कर रहा हूँ उन लोगों को. ठीक है, पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. लेकिन वो कह रहा है लेकिन अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हुआ तो. पेरिश मीन्स टू एंड या टू डाई. तो अगर इस अर्थ को 2 बार ख़त्म होना हुआ तो वो बोल रहा है आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. तो कह रहा है मैं हेट के बारे में भी काफ़ी जानता हूँ. और टू से दैट डिस्ट्रक्शन फॉर आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट. तो कह रहा है कि ये जो वर्ल्ड है ये आइस की वजह से भी डिस्ट्रक्ट हो सकता है और ये सफिशिएंट रीज़न होगा इस दुनिया को ख़त्म होने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर इतना लो हो जाएगा, ये जो सन है इसकी पूरी हीट ख़त्म हो जाएगी और अल्टीमेटली द अर्थ विल डिस्ट्रॉय. ह्यूमन बींग्स ख़त्म हो जाएंगे, क्रीचर्स ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो इस तरीके से भी ये वर्ल्ड का एंड हो सकता है. नाउ बता दूँ मैं तुम लोग को, ये जो फायर एंड आइस है ये दोनों के दोनों मेटाफर की तरह यूज़ किए गए हैं. फायर बेसिकली यूज़ किया गया है डिज़ायर के लिए, पैशन के लिए, लस्ट के लिए, ग्रीड के लिए. ये इतने ज़्यादा हीटेड थिंग्स हैं कि ये पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा, क्योंकि डिज़ायर की वजह से, पैशन की वजह से जो हम लोगों में आ रहा है वो जेलस आ रहा है. तो इन अ वे वॉर शुरू हो जाएगी. तो हम सारे के सारे ह्यूमन बींग्स एक दूसरे को ही मार डालेंगे सिर्फ इन्हीं वजह से, बिकॉज वी आर सो ग्रीडी, वी आर सो सेल्फिश. हमें सब कुछ अपने लिए चाहिए, हमें कम्युनिटी के लिए नहीं चाहिए. तो ये जो इसीलिए फायर को बोल रहा है, फायर को डिज़ायर से कंपेयर कर रहा है. देख लो ज़रा फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में फायर को डिज़ायर से कंपेयर कर रहा है. तो फायर को लस्ट से, ग्रीड से कंपेयर कर रहा है और वो कह रहा है कि तो इस डिज़ायर की वजह से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी. ये वन ऑफ द ह्यूमन स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं. ठीक है,
नेक्स्ट स्टेंजा में वो बोल रहे हैं कि लेकिन अगर 2 बार खत्म हुआ तो हेट्रेड भी सफिशिएंट है। हेट्रेड को किससे कंपेयर किया उसने, यहाँ कौन सा मेटाफर यूज किया है, वो हेट्रेड के लिए बोल रहा है, इनडिफरेंस के लिए बोल रहा है, एपैथी के लिए। इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, इतना ज़्यादा भाग रहे हैं हम लोग अपने पैशन को लेके कि हम एक दूसरे को लेके इनडिफरेंट हैं। वो जो फीलिंग्स है, वो सेंसिटिविटी है, वो खत्म हो गई है। ठीक है, इनडिफरेंट हो गए, कोल्ड हो गए हम एक दूसरे की तरफ से, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें कि किसी के साथ क्या हो रहा है। वी आर रनिंग बिहाइंड आवर ओन पैशंस। ठीक है, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं तो आइस भी एक एनफ रीज़न है। ये जो हमारा इनडिफरेंट एटीट्यूड है, तो ये भी एक तरीके से हम लोगों को ले डूबेगा। हेट्रेड, नफरत एक दूसरे से। ठीक है, so this is how the poem ends. Now let me tell you some of the poetic devices used in the poem. See, first line में देखो, some say the world will end in fire. अब यहाँ कोई वर्ड स्टार्टिंग में रिपीट करता हुआ दिख रहा है, वर्ड नहीं, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड। फॉर एग्जाम्पल सम से, ये देखो स वर्ड, स साउंड रिपीट हो रहा है सम से में। वर्ल्ड विल, व साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों जगह एलिटरेशन है। सेकेंड लाइन में भी फिर से सम से है, ये एलिटरेशन है। फोर्थ लाइन में आ जाओ ज़रा, फेवर फायर, फेवर फायर, तो ये दोनों भी फ साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये यहाँ सारे में क्या है, एलिटरेशन है। ठीक है, एलिटरेशन क्या होता है, repetition of consonant sounds right at the beginning of the words that are closely placed, तो ये एलिटरेशन हो गए। ठीक है, नाउ सेकेंड अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं एनाफोरा की। जब 2 कॉन्सिक्यूटिव लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हो, सेम वर्ड से बिगिन हो रही हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एनाफोरा। फर्स्ट लाइन देखो सम से, सेकेंड लाइन देखो सम से, तो सेम वर्ड से रिपीट हो रही, तो ये एनाफोरा हो जाएगा। ठीक है, अभी हाँ, फिफ्थ लाइन में देखो, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो यहाँ देखो आई साउंड रिपीट हो रहा है, तो जब वॉवल साउंड रिपीट होता है वो कहीं भी रिपीट हो सकता है। पेरिश में भी आई साउंड आ रहा है, तो ये एजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, इफ इट पेरिश, तीनों में आई साउंड है ना, ई, इफ इट पेरिश, तो यहाँ एजोनेंस हो जाएगा। नाउ देखो सेकेंड स्टेंजा के सेकेंड लाइन में देखो, आई रिपीट हो रहा है, रेपिटिशन हो गया। ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ है। नाउ कॉन्सोनेंस, अब यहाँ कॉन्सोनेंस क्या है, रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एनीवेयर इन द वर्ड। एलिटरेशन में क्या था, ओनली एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंस में रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एनीवेयर इन द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल देखो ज़रा, यहाँ ट प्रोमिनेंट साउंड आ रहा है, देखो ज़रा, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ट साउंड प्रोमिनेंट आ रहा है, यहाँ कॉन्सोनेंस हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इसमें एंजैबमेंट है। एंजैबमेंट क्या होता है, जब एट द एंड ऑफ द लाइन देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क। फॉर एग्जांपल देखो, फायर के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, डिज़ायर के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद फिफ्थ लाइन में आ जाओ, हेट, आइस एंड देन ग्रेट, इन तीनों के बाद भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो आई हैव रिटन फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ लाइन में क्या है, एंजैबमेंट है। ठीक है, सो दीज आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। लेट मी टेल यू अबाउट द राइमिंग स्कीम। अभी राइमिंग स्कीम कैसे बनाते हैं थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। ये देखो फर्स्ट लाइन देखो, फायर है, तो हमें ये फर्स्ट वर्ड है, हमने इसे नाम दे दिया ए। ठीक है, एलिट, ये दे दिया हमने इसे नाम ए। नेक्स्ट लाइन में देखो, आइस, क्या फायर आइस से राइम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम इसे बी दे देंगे। नाउ सी, डिज़ायर, डिज़ायर फायर से राइम हो रहा है ना, तो हम इसे फिर से ए नाम दे देंगे। तो जो सेम राइम होता है ना, तो हम उसे सेम नाम देते हुए जाते हैं। फायर से डिज़ायर राइम हो रहा है, तो हमने सेम नाम दे दिया। अभी देखो फायर, तो ऑब्वियसली फायर से राइम हो गई क्योंकि एक ही वर्ड है, तो ये भी ए हो गया। अब फिफ्थ लाइन में देखते हैं, ट्वाइस, ट्वाइस किसी से राइम हो रहा है, हाँ आइस से राइम हो रहा है, तो हम इसे फिर से बी नाम दे देंगे। ठीक है, अभी हेट देखो, हेट किसी से राइम हो रहा है, फायर या आइस से नहीं हो रहा है, तो हम इसे नया नाम देंगे सी। एंड देन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, अभी देखो कि ये वो कह रहा है कि अभी ओके आइस आ गया है, तो आइस तो ऑलरेडी बी नाम हमने दिया हुआ, तो हम इसे फिर से बी नाम देंगे। ग्रेट, हेट से राइम हो रहा है, तो फिर से हम इसे सी देंगे। सफाइस, ट्वाइस से राइम हो रहा है, तो फिर से हम इसे बी नाम देंगे। तो जो सेम राइमिंग है ना, तो उसका सेम नाम आता चला जाता है। तो यहाँ जो हमारा राइमिंग स्कीम बना, वो बना पोएम का ए बी ए ए बी
CBCB, ये इसका राइमिंग स्कीम बन गया। ठीक है, तो ये यहाँ इस पोएम का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स। Only 3 questions we have in this poem. There are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun gets so hot that it bursts and or grows colder and colder? तो जैसा कि पोम में समझाया गया था, जैसा पोम में बताया है, दैट आंसर ओनली आई एम रिटन। देयर आर डेफिनेटली मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। बहुत सारे आइडियाज हैं कि दुनिया कैसे खत्म होगी। येस, फ्रॉम अ साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे, एज एनीथिंग दैट हैज अ बिगनिंग विल हैव एन एंड। तो साइंटिफिक पॉइंट से देखा जाए तो जिसकी भी शुरुआत होती है उसका एंड एक दिन होना होता है। Now this stands true for the world also. The sun, which is the source of all life on earth, has a limited lifespan. तो ये जो sun है उसका भी limited lifespan है। ठीक है, राइट नाउ इट्स अबाउट हाफ वे थ्रू इट्स लाइफ साइकिल। लगभग आधी लाइफ साइकिल उसकी हो चुकी है, 50% लाइफ उसकी खत्म हो चुकी है। इट विल रन आउट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल ग्रेजुअली एंड बिकम अ रेड जायंट। इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट, द होल ऑफ द अर्थ वुड पेरिश immediately, as no part of the earth can bear the heat of that intensity. तो ये इतनी तेज़, इतनी ज़्यादा इसमें हीट होती जाएगी ना कि हमारे जो क्रीचर्स हैं वो उतनी हीट सहन नहीं कर पाएंगे और डेथ हो जाएगी। बट इफ द सन ग्रू कोल्डर कोल्डर, एवरीथिंग विल कम टू एन एंड, क्योंकि विदाउट सनलाइट तो लाइफ है ही नहीं। फोटोसिंथेसिस के बारे में तुमने सुना ही है। फोटोसिंथेसिस बेसिक होता है लाइफ का, ठीक है, क्योंकि फिर प्लांट्स और फिर हर्बीवोर्स एनिमल्स, फिर कार्निवोर्स एनिमल्स तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से ये चेंज चलता है ना। तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा ये, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा इन एब्सेंस ऑफ सन, इन केस ये ठंडा हो जाता है। तो दोनों केसेस में अर्थ का एंड हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर फ्रॉस्ट। व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? जैसा मैंने तुम लोग को बताया था वहाँ भी कि ये जो फायर है वो स्टैंड्स फॉर ग्रीड, एवरिस, लस्ट, कन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, डिज़ायर। तो ये इन सब के लिए स्टैंड कर रहा है फायर। और आइस स्टैंड्स फॉर क्रूअल्टी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, हेट्रेड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखो फायर में मैंने डिज़ायर नहीं लिखा है, यू कैन ऐड दैट एज वेल, वो इंपॉर्टेंट है वो डिज़ायर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम? राइमिंग स्कीम तो जैसा हमने अभी बताया क्या था, ए बी ए बी सी बी सी बी, तुम लोगों ने देखा है ना कि किस तरीके से वो राइमिंग स्कीम बना था। नाउ दिस राइम स्कीम हेल्प्स इन ये किस तरीके से हेल्प कर रहा है, ये कंट्रास्टिंग आइडिया ऑफ फायर एंड आइस का जो है ना वो बहुत क्लियर करके लाता है और मिरर करता है डुअलिटी जो पोएम में दी हुई है। नाउ द चेंज इन पैटर्न ऑफ राइम स्कीम रिफ्लेक्ट्स द शिफ्ट इन टोन एंड सब्जेक्ट। ठीक है, रीइंफोर्सिंग द टू ऑपोजिंग फोर्सेस। तो शिफ्ट जो टोन और सब्जेक्ट में है वो दिखा रहा है, वो टू ऑपोजिट फोर्सेस के बारे में जो बताया गया है, डुअलिटी जो एक्सप्रेस की गई है वो बता रहा है। राइमिंग स्कीम सटली एनहांसेस द थीम, बहुत ही आराम से वो एनहांस कर रहा है, एस्केलेट कर रहा है थीम को। थीम क्या है? टू वेरी डिफरेंट फोर्सेस, यानी फायर या डिज़ायर, आइस या हेट, दोनों डिस्ट्रक्टिव हैं और वोवन टुगेदर हैं एक पोएटिक स्ट्रक्चर में कि दो दे आर डिफरेंट लेकिन बेसिकली सेम ही है, यानी दोनों सोर्स हैं, दोनों प्ले करेंगी डिस्ट्रक्शन की तरफ। ठीक है, तो दिखने में अलग है, एंटायरली डिफरेंट है, इन अ वे ऑपोजिट कह सकते हैं फायर एंड आइस, लेकिन दोनों के दोनों प्ले सेम ही चीज़ करने वाली हैं कि दोनों डिस्ट्रक्ट करेंगी। तो ये बहुत ही क्लियरली इस राइमिंग स्कीम से बताया गया है यहाँ। ओके, सो दैट्स द end of the explanation of question answers. If you are able to comprehend the poem along with its question answers, please like, subscribe and share. Thank you so much. Grateful.